लेकिन अब जरा बात करते हैं जिद्दत की, नई टेक्निक्स की। कराची में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे परवान चढ़ने लगे हैं। क्लिफ्टन में मौजूद 3 एकड़ पार्क भी अर्बन फॉरेस्ट की मिसाल है, जीती जागती मिसाल है जनाब, जहां कराची के रवायती फूल और दरख्त खूब फल फूल रहे हैं। इन दरख्तों और पौधों की वजह से न सिर्फ माहौल बेहतर होगा बल्कि वो परिंदे भी वापस लौट आएंगे जो जंगलात खत्म होने की वजह से कराची से अपनी उड़ान भर के कहीं और जाना शुरू कर बिल्कुल। इसी मंसूबे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट के सरबरा मसूद लोहार साहब। मसूद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मसूद साहब, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये प्रोजेक्ट, इससे पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखी, उजाड़ किस्म के जो वीरान किस्म के पार्क और प्लॉट्स होते हैं उसको आप जंगल बना देते हैं, बड़ा खूबसूरत एक एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है। ये आइडिया कैसे आया, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, क्या बताना चाहेंगे अपने इस सफ़र के हवाले से? कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन में एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फील हुआ कि अगर इंसान मर जाए कल तो फिर जिंदगी में क्या क्या है। उसी वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ और मैंने किया। अभी हमने 20 एकड़ पे क्लिफ्टन में ये फॉरेस्ट लगा दिया है और हमारा मिशन ये है कि पाकिस्तान में जो बड़े शहर हैं उनमें अर्बन फॉरेस्ट हों और अर्बन वेटलैंड्स हों, झीलें हों। तो इसी हिसाब से ये हमने काम शुरू किया और हम कर रहे हैं। तो सर कौन कौन से पौधे हम यहाँ पे दरख्त देख सकेंगे? 67 डिफरेंट स्पीशीज हमने लगाई हैं, जिसमें हमने कुछ रेयर और इवन IUCN की रेड लिस्ट पे पौधे जो हैं वो भी हमने सक्सेसफुली लगाए हैं और वो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, ये बताइएगा कि फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जितने भी उसमें पौधे होते हैं वो खुद अपनी खुराक पैदा करते हैं, यानी कि पानी और ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो ज़मीन से लेने के अहल हो जाते हैं। क्या हमारे पास ऐसी लैंड है कि एक टाइम के बाद ये खुद मुख्तार हो जाते हैं ये पौधे? नहीं, ये जो जगह थी ये तो इससे ज़्यादा वर्स्ट लैंड कोई थी नहीं, ये तो डंप साइट थी, कचरा और गंद की ज़ेरे ज़मीन पानी के हवाले से अगर बात की जाए तो उस बारे में बताइए। वाटर टेबल, चूँकि कोस्टल रीजन में वाटर टेबल ऊपर होती है और कड़वा पानी होता है और नमी होती है हवा में जिसमें साल्ट्स होते हैं, लेकिन हमें चूँकि अब 14 मंथ्स हो चुके हैं और हमने ये सक्सेसफुली प्रूव कर लिया है कि हर तरह का पौधा कराची में लग सकता है, ठीक है, और वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है सर, जहाँ पर ये चीज़ बनाई जा रही है वहाँ पर हमने देखा कि कुछ झोंपड़ियाँ वगैरह भी आबाद थी, लोग वहाँ पर रह रहे थे, उनकी रिहाइश का थी, उनको किस तरह से शिफ्ट किया, मुतबादिल कुछ उन्हें फराहम किया? कोई झोंपड़ियाँ नहीं थी। अच्छा। तो वहाँ पे अलबत्ता ये थे कि ये ऊँट और घोड़े वाले जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जी सर मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, तो वो मौजूद हैं, वो अभी भी हैं। हम उनको, बल्कि हमने उनकी कैपेसिटी बिल्ड की है, उनकी ट्रेनिंग की है और उनको अल्टीमेटली हम उनको फॉरेस्ट गार्ड बना देंगे। ओके, ग्रेट, ग्रेट। हमने किसी को डिसलोकेट नहीं किया। अच्छा सर, तो ये अभी एक क्लिफ्टन आपने सेलेक्ट किया, मजीद कराची में ही अगर मैं कहूँ डिफरेंट एरियाज टारगेट हैं आपके? 5 और जगहों पे भी हमने किया है। हमने एक वाटर बोर्ड के साथ शारा फैसल पे 1.5 एकड़ का किया है, ब्लॉक 2 क्लिफ्टन में किया है, इस तरह काफ़ी जगहों पे हमने छोटे छोटे किए हैं। एक्सपेंसेस के हवाले से अगर बात की जाए तो जाहिर है मशीनरी लगती है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मटेरियल आता है, पौधों के हवाले से, खाद के हवाले से, पानी का जो सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर है, तो ये तमाम तर जो एक्सपेंसेस हैं ये कैसे? शुरू में हमने ये सेल्फ फाइनेंस था, हमने अपने पैसे लगाए। बाद में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब जो उस वक्त एनवायरनमेंट के एडवाइज़र थे, अभी मेयर हैं कराची के, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी ज़ाती इंटरेस्ट और सपोर्ट रही है। फिर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने हमें इमदाद भी दी और उस इमदाद को भी हमने फिर वापस लगा के उसको और ज़्यादा बेहतर किया। हमने एक बीच फ्रंट बनाया है, हमने तकरीबन 1.25 किलोमीटर का एक ट्रैक बनाया है लीडिंग टू द बीच, फिर एक अर्बन वेटलैंड बनाई है 30 एकड़ पे, जिसमें 115 डिफरेंट स्पीशीज के बर्ड्स जो हैं वो आ रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा सर, कितना टाइम लग जाएगा एक मुकम्मल, मैं ये कहूँ, हरा भरा जंगल देखने में? हरा भरा जंगल तो अभी भी है। अच्छा, अभी भी आप अगर आएंगे वहाँ पे तो अगर मैं छुप जाऊं तो आप मुझे ढूंढ नहीं सकते क्योंकि इतना घना हो गया है। लेकिन ये कि मेरे हिसाब से 3 साल के अंदर ये सेल्फ सफिशिएंट एक डेंस फॉरेस्ट हो जाएगा। तो सर ये आपने कोविड में स्टार्ट किया था ना? जी तो मतलब ये हमने शुरू किया है जनवरी 2021 को। 21 में। अच्छा, अभी आपने कहा सेल्फ सफिशिएंट, तो इसको थोड़ा सा वाजे कर दीजिएगा क्योंकि देखने वाले शायद ये सुनने और देखने वाले ये सवाल उनके जहनों में पैदा होगा कि इतना बड़ा जंगल जब होगा रोजाना उसको पानी देना पड़ेगा, एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब इसको पानी देने की जरूरत नहीं होगी, ये खुद अपनी तमाम तर जरूरियात पूरी करेगा। देखें, पानी
एक सर्टेन हद तक आपको देना ही पड़ेगा, बेशक कितना भी बड़ा हो जाए ना। हमने एक अच्छा तरीका ये यूज़ किया है कि जो गंदे नाले हैं ना, एक गंदा नाला हमने आइडेंटिफाई कर लिया है जिसका TDS इतना है कि उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके। उससे दो फायदे होंगे, एक तो वो गंदा पानी जो समंदर में जा रहा है वहाँ नहीं जाएगा, दूसरा ये कि वो पानी रीयूज होगा और पौधों को कर लेगा। सही सर, अगर मैं ये बात करूँ कराची से बाहर निकल के, अगर हम सिंध के बाकी शहरों के हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही प्लान है आप लोगों का? देखिए, हमने सिर्फ सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में 10,000 फॉरेस्ट लगाने का एक जिंदगी का मिशन बनाया हुआ है। जबरदस्त। तो उसमें अभी हमारा जो प्लान है उसमें हैदराबाद, सक्खर, उसके बाद कोयटा, पेशावर, लाहौर और इस्लामाबाद, पिंडी, ये हमारे टारगेट्स में हैं। लेकिन चूंकि हमें रिसोर्सेज नहीं है और मैं प्राइवेट सेक्टर को, बाकी लोगों को हमसे काम करवा लें, हम काम के लोग हैं, हमसे काम करवा लें, तो रिस्पांस कोई अभी हमें इतना अच्छा नहीं आया प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम ये रिसोर्सेज जनरेट कर लेंगे और ये इन सब जगहों पे हम फॉरेस्ट लगा देंगे। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर से जैसा कि आपने बताया रिस्पांस, वो तो मेरे ख्याल में उस सूरत में आता है जब किसी की तरह का आउटपुट हो, कोई कारोबार हो, तो इसको किसी तरह से कमर्शियल किया जा सकता है। देखिए, प्राइवेट सेक्टर में जितने भी इदारे हैं, सस्टेनेबिलिटी एक नया एक टर्म है जो डिपार्टमेंट्स बाकायदे हैं, CSR कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के तहत, उसमें फंड्स होते हैं उनके पास। और चूंकि ये काम जो है ये सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी है, तो वो उनके पास होता है। सिर्फ ये कि उनकी प्रायोरिटीज में ये शायद नहीं आ रहा, जब तक आएगा तो ये हो सकता है। कमर्शियल कर भी किया जा सकता है, सही है। लेकिन कमर्शियल हम करेंगे तो कंप्रोमाइज हो जाएगी ना बायोडाइवर्सिटी। मैं चाहता हूँ वाइल्ड लाइफ बर्ड्स आए, पेलिकन्स आ रहे हैं, फ्लेमिंगोज हैं, ये और ये उसी सूरत हो पाएगा जब इंसान की मुदाखलत कम से कम होगी। मतलब जितना मिनिमम रखेंगे उतना ज़्यादा वो होगा। तो सर, अगर मैं सीवी वाली साइड की बात करूँ, पर्सनली मैंने भी चीज़ देखी है और ये कि ना आपने भी विटनेस की होगी कि लोग गंदगी फैलाने में पीछे नहीं रहते, रैपर्स और आलूदा करना उस जगह को। मुझे लगता है हमें लगता है ये हमारा मिशन है कि हमने जो है ना वहाँ पे गंद फेंकना है। तो इस हवाले से कोई अवेयरनेस प्लान आप लोगों का हो कि लोगों को पता चले कि अच्छा भाई अब जरा हाथ रोकना है? देखें, जिस जगह पे हमने प्लांटेशन की है वो सारी जगह जो है वो प्लास्टिक और गंद और कचरा है। उसके ऊपर हमने मिट्टी डाल के ये प्लांटेशन की है। जो हमारा बीच है, जो हमारे फॉरेस्ट के अंदर बीच आता है, उसमें हमने उसकी रेगुलर क्लीनिंग करते हैं। रेगुलरली हम प्लास्टिक और कचरा जो है साफ करते हैं। जहाँ रही अवेयरनेस की बात, हम अपना जो पोर्शन है उसमें तो हम लोगों को करते हैं। बाकी बहुत जगह पड़ी है, अब उसमें बिल्कुल करनी चाहिए। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि हम बुरा हाल कर रहे हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज के साथ। अच्छा, इस तरह के किसी भी इक़दाम के लिए यकीनन खुद ज़ाती तौर पर नेचर लवर होना बड़ा ज़रूरी होता है। हम देखते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े, परिंदे तो हैं ही, बहुत सारे हशरात ऐसे हैं जो हम कभी बचपन में रेगुलर देखा करते थे। लेडी बर्ड, इसके अलावा जो जुगनू हुआ करते थे, अब वो नापैद हो चुके हैं एक तरह से। तो इस तरह के जो इक़दाम हैं, ये जंगल अगर बनाए जाते हैं, अर्बन फॉरेस्ट होते हैं, तो वो इन्वायरमेंट यहाँ पर पैदा होगा कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये दोबारा इन्वायरमेंट का हिस्सा बने। आपने मेरे दिल की बात कर दी। हम लेमैन टर्म्स में तो कहते हैं कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम इकोसिस्टम रिस्टोर कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी की रिस्टोरेशन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप जुगनू देखेंगे इस एरिया में। अभी भी हनी बीज के शहद की मक्खियों की दो किस्में, एपिस फ्लोरा और एपिस सिराना, दोनों हमारे फॉरेस्ट में हैं। जबरदस्त। लिजर्ड्स की दो किस्में हैं। स्किंक एक कराची का नेटिव लिजर्ड है, हमारे फॉरेस्ट में आप देखेंगे आपको मिलेगा। दो किस्म के नॉन वेनमस स्नेक हैं। उसके बाद बीटल्स के कई किस्में हैं, आप किसी वक्त चक्कर लगाएं। बटरफ्लाइज की कई किस्में हैं। बड़ी जबरदस्त आप बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक ऐसी मिसाल बन जाएगा कि आप देखेंगे कि ये सारी चीजें आपको वहाँ नजर आएंगी। जबरदस्त सर। और जैसे आपने कहा ना कि बहुत बड़ा प्लान है आप लोगों का, ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान करना। जिंदगी का मिशन है 10,000 फॉरेस्ट। इंशाल्लाह सर, बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू सो मच, आप आए, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की।
प्लीज अपने माहौल को साफ रखें, अपने इर्द गिर्द को साफ रखें। ये आप ही का शहर है, आप ही का माहौल है, आप ही का पाकिस्तान है। सो जरा आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बात की थी एक खूबसूरत जंगल की, लेकिन अब एक ऐसी जगह का जिक्र करेंगे जहां जंगल का कानून है, अंधेर नगरी चौपट राज है, कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब की मैं बात करी हूँ। घरेलू तशद्दुद का शिकार होने वाली हर दूसरी जो औरत है उसका ताल्लुक इस तशद्दुद से है, क्योंकि रेशो इतनी बढ़ चुकी है। सिर्फ 3 शहर ऐसे हैं सनती तरक्की और जदीद दरसगाहों के बावजूद औरत के लिए गैर महफूज बनने वाले ये शहर कौन से हैं, और यहाँ तशद्दुद क्यों परवान चढ़ रहा है, क्यों इतनी रेशो बढ़ चुकी है, और पंजाब ही क्यों इकदामात नहीं हो रहे हैं। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला पंजाब के 3 बड़े शहर तशद्दुद के वाकयात में भी सबसे आगे निकल गए। सनती तरक्की में नाम रखते हैं, सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों की भरमार है, लेकिन लाहौर, गुजरांवाला और फैसलाबाद औरत को लेके गैर महफूज होते जा रहे हैं। हकायक अदाद-ओ-शुमार की रोशनी में आपको बता दें। सड़कों बाजारों में लड़ाई झगड़े के दौरान औरत पर तशद्दुद हो तो सरे फहरिस्त मॉडर्न सिटी लाहौर है, जहां 1 साल के दौरान 5000 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान का मैनचेस्टर यानी फैसलाबाद 1726 केसेस के साथ दूसरे नंबर पर है। सनतों का शहर गुजरांवाला 1000 से ज्यादा केसेस के साथ तीसरे नंबर पर है। गुज़िश्ता बरस पंजाब भर में खवातीन पे तशद्दुद के 25,500 केसेस रिपोर्ट हुए। जब तक आपकी एक फीमेल को नहीं पता कि उसके बेसिक राइट्स क्या हैं, उसकी अवेयरनेस क्या, अगर उसको ऐसा कोई चीज़ दी गई है तो उसने हेल्प मांगनी कहाँ से, कहाँ पे जाना है, कहाँ से उसका हेल्प आउट होना है, तो उस इंस्टीट्यूशंस का बनाने का कोई फायदा नहीं। शहर के गली मोहल्लों में ही सिर्फ खवातीन गैर महफूज नहीं, बल्कि घर की 4 दीवारी में भी औरत की जान को खतरा है। घरेलू झगड़ा हो या गैरत के नाम पे खवातीन का इस्तेहसाल, यही 3 शहर सरकारी अदाद-ओ-शुमार में पहले नंबर पर मिलेंगे। घर की 4 दीवारी में भी साल के 365 दिन हवा की बेटी पे भारी रहे। लाहौर में 155 खवातीन घरों में तशद्दुद का शिकार हुई। गुजरांवाला में 143 केसेस, जबकि फैसलाबाद में 62 खवातीन मारपीट सहती रहीं। तीनों शहरों में 29 खवातीन जुल्म ना सह सकी और जान से गयी। इन 3 शहरों में तालीम और समाजी तरक्की के बेहतर मयार के बावजूद माहिरीन की राय जानना बहुत जरूरी है। दूसरे शहरों में भी केसेस आ रहे हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। बड़े शहरों में ज्यादा एजुकेशन है और फैमिली भी ज्यादा सपोर्टिव है, तो उन्हें पता है कि अच्छा रिपोर्ट करना चाहिए इस केस को, बिकॉज के हमारी खवातीन रिपोर्ट उसी वक्त करती हैं जब वो ऐसी स्टेज पे आ जाता है जब उनको पता है कि अब ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो सकती। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला में औरत महफूज कैसे हो? सरकार ने इन तमाम अदाद-ओ-शुमार को सामने रखा, न वाकयात के मुहरकात सामने आने पर कोई इक़दामात किए, और औरत के जुल्म सहने की रवायत वैसे ही जारी है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। तो ख़वातीन पर तशद्दुद के इन बढ़ते वाक़यात की वजूहात क्या है, इनका रोकथाम किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमने मेहमान को दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SSDO जनाब सैयद कौसर अब्बास साहब। कौसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, सोशल मीडिया का दौर कहा जाता है, लेकिन आज भी ज़माना जाहिलियत की कई मिसालें मौजूद हैं। फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला बड़े शहर हैं, यहां पर तशद्दुद के बेशुमार वाकयात हैं। क्या वजूहात हैं इनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपने इतने अहम टॉपिक पे जो है वो डिस्कशन के लिए मुझे बुलाया। देखें, जो पंजाब के अंदर देखा जाए तो जो इस तरह के केसेस का रिपोर्टिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है, और अगर हम बात करें जिस तरह अभी आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, तो सिर्फ रेप केसेस की अगर बात करें तो पंजाब के अंदर 4,500 रेप केसेस रिपोर्टेड हैं पिछले 1 साल के 2021 के दौरान। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 4,500 केसेस रिपोर्टेड हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कल्चरल बैरियर्स की वजह से और इस तरह के इश्यूज की वजह से बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट नहीं होते। इसी तरह एक इंडिकेटर हमने जो इस रिपोर्ट के अंदर फोकस किया, वो हमने फोकस किया किडनैपिंग ऑफ वेमेन, क्योंकि इस अजम्पशन के साथ कि 70% खवातीन जब किडनैप होती हैं तो वो रेप का शिकार हो जाती हैं। तो अगर आप किडनैपिंग ऑफ वेमेन की बात करें तो 16,500 जो खवातीन हैं वो किडनैप हुई हैं सिर्फ पंजाब के अंदर। तो अगर इन
दोनों फिगर्स को आप आपस में ऐड करते हैं तो तकरीबन 22,000 का फिगर बनता है जो पंजाब के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा खवातीन जो है वो तकरीबन सेक्सुअल अब्यूज का या सेक्सुअल वायलेंस का जो है वो शिकार हुई हैं। और लाहौर इसकी अगर बात करें तो लाहौर इज एट द टॉप, 5,500 केसेस जो हैं वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह जो डोमेस्टिक वायलेंस और इस तरह के जितने इश्यूज हैं उनकी भी अगर बात करें तो बहुत ज्यादा आपको जो है वो इंक्रीज नजर आएगा। इसी तरह एक हमने कंपैरिजन भी किया 2020 और 2021 का। तो 2020 और 21 की अगर सिर्फ हम पंजाब की बात करें तो 255% जो है वो इंक्रीज हुआ वायलेंस अगेंस्ट विमेन में पंजाब के अंदर, और तकरीबन 15% जो है वो इंक्रीज हुआ रेप ऑफ विमेन केसेस इन पंजाब। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए, और इसमें मैं अगेन कह रहा हूं, ये मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि ये वो केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं, यानी कि ये ऐसे बहुत सारे तो वो केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हुए ही नहीं है जिनके अंदर वो, हाँ, ये ऐसी खवातीन है जिनके अंदर एक इंकरेजमेंट है कि वो जाके पुलिस के पास इसको रिपोर्ट कर रही हैं। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कल्चरल बैरियर्स की वजह से, सोशल नॉर्म्स की वजह से इंतहाई गलत बात है। कौसर साहब, मैं यही चीज आपसे पूछना चाह रही थी, और एक चीज मैं ऐड भी करना चाहूंगी। अगर हम लाहौर की बात करें जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वहां पर तो सेफ सिटीज कैमरास का बड़ा अच्छा निजाम है, वहां पे तो आए दिन हम ऐसी चीजें देख रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बढ़ जाना, आपने जैसे पिछले साल को अब के साल से कंपेयर किया, इसकी वजह क्या है? ये बढ़ क्यों रहे हैं? आपकी नजर में क्या है? कानून सही तरीके से नाफिजुल अमल नहीं है? ये क्या वजह है? अंधेर नगरी है, कोई पूछने वाला नहीं है? आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इसका जो प्रॉपर प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन का जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। एक सारे एविडेंसेस के साथ पुलिस जब अदालत में केस प्रेजेंट भी करती है तो अक्सर केसेस जो हैं वो बेल आउट हो जाते हैं, और वो जाके बड़ा सीना तान के वो बाहर जाके दोबारा कहते हैं कि हम ये वाकया दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे। कौन सा 2-3 महीने 4 महीने थाने जाना पड़ेगा, जेल काटनी पड़ेगी। तो लोगों को ना कानून का खौफ जो है वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया, क्योंकि कन्विक्शन रेट नहीं है। जब जुडिशरी 20-20 साल एक जो केस है उसका फैसला नहीं आएगा, जब उसको कन्विक्ट नहीं किया जाएगा प्रॉपर तरीके से, तो ये एक सबसे बड़ा एलिमेंट है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट है कि खवातीन जो हैं वो रिपोर्ट किसके पास करने जाएं। आपकी जो विमेन पुलिस है, अगर पूरे उसमें पाकिस्तान में आप विमेन पुलिस की रेशो देखें तो 1.8% है एज कंपेयर टू द मेन। तो अगर 101.8% यानी लेस देन 2% खवातीन की रिप्रेजेंटेशन है पुलिस के अंदर, तो जब एक खातून के साथ इस तरह का वाकया होता है तो वो किसको जाके बताए और किस तरह वो अपनी चीजों को जो है वो इंटेरोगेट करवाए ताकि उसको जो है वो इंसाफ की तरफ लेके जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि कन्विक्शन रेट को शायद जुडिशरी को सेंसिटाइज होने की जरूरत है कि जुडिशरी इसको जो है ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो इन केसेस को प्रायोरिटाइज करे और इनको जो है वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस करे और सख्त से सख्त सजाएं दे ताकि इस तरह के केसेस जो है वो बार बार ना हो सके। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि खवातीन की पुलिस के अंदर शमूलियत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि खवातीन जो है वो पुलिस के अंदर ज्यादा से ज्यादा उनकी भर्तियां हो और वो जो इस तरह के केसेस हैं उसके लिए डेडिकेटेड खवातीन स्टाफ ही हो जो खवातीन के साथ डील करे और इस तरह की चीजों को जो है वो एड्रेस करे ताकि जो इस तरह के केसेस हैं उसको रोका भी जा सके और फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई चीज हो रही हो तो उसमें खवातीन को इंकरेजमेंट मिले कि वो मेरी बात सुनने के लिए खातून बैठी हुई है, मैं जाके अपनी बात उसको सुनाऊंगी तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो मेरी बात इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। कौसर साहब, इसमें ऐड कीजिएगा, आपकी जो रिसर्च है वो क्या कहती है कि कोई मखसूस तबका जिसकी बड़ी तादाद की खवातीन इस तमाम तर मामलात का तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, शिकार करने वाले जो हैं वो एक मखसूस तबका, यानी कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि शायद लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीब तबका जो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते, ये उनमें ज्यादा ये उनमें ज्यादातर केसेस हैं, या फिर एलीट क्लास जो तबका है उनमें भी इस तरह के केसेस सामने आते हैं? देखिए जी, ये मिक्स्ड केसेस हैं क्योंकि मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि हमने इस पे कोई बिल्कुल भी बाइफरकेशन नहीं की कि इसमें ये अमीर तबका है या गरीब तबका है। लेकिन इसमें एक चीज, मैं एक एलिमेंट इसमें जरूर एड्रेस करना चाहूंगा कि जो एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो कंपोनेंट है कि जो खवातीन को ट्रैफिक किया जाता है जॉब की लालच दे के या कोई भी इस तरह की किसी हरकत में उसको ट्रैप करके क्या आपको लाहौर लेके जाते हैं, वहां पे जाके आपको हम जॉब देंगे या कोई
इस तरह की कोई भी फैसिलिटी देंगे, तो उसकी वजह से जो गरीब औरतें हैं, जो गरीब इलाकों की औरतें हैं, वो बहुत सारी इस तरह की ट्रैप होके, अगर आप इस वक्त भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल ट्रैफिकिंग है, यानी कि सिंध से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से पंजाब, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जो बड़ा शहर है उसके अंदर जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर आपको बहुत सारी इस तरह की खवातीन, अगर आप कोई गवर्नमेंट जो है वो किस तरह के लॉ को इन्फोर्स करते हुए कोऑपरेशन करे तो बहुत सारी इस तरह की खवातीन मिलेंगी जो बेचारी जॉब के सिलसिले में कहीं आती हैं और उसके बाद जो है वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो जाती हैं, और उसके बाद और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में आ चुका है। FATF के बाद अगर एक बड़ी तलवार हमारे ऊपर लटकी हुई है तो वो ये है कि इंटरनल ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है पाकिस्तान के अंदर। एक शहर से दूसरे शहर में बच्चों को और खवातीन को लेके जाया जाता है और वहां पे जाके उनको अब्यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो है वो जो इस तरह के रेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा एलिमेंट है वो अगेन वो है कि एक विजिलेंस मैकेनिज्म, जो सेफ सिटी की आपने बात की, सेफ सिटी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने एक विमेन प्रोटेक्शन ऐप भी जो है वो लॉन्च की कि अगर किसी खातून को कोई इस तरह की हरासमेंट या कोई इस तरह का इशू अगर फेस हो रहा है तो वो एक पैनिक बटन उसके अंदर दिया गया कि मोबाइल के जरिए वो फौरन उसको पैनिक बटन को दबाएंगी तो उनके पास इत्तला चली जाएगी। बिल्कुल अप्रिशिएट करने वाली चीज है, लेकिन अगेन वही कि अगर रेशो बढ़ रहा है देन मजीद ऐसे फर्दर क्या इकदाम करने चाहिए कि हम इस चीज को कम कर सके, बिकॉज वही बात है ना, हमारी सलामती की बात है ये। और जब एक औरत अकेले घर से बाहर निकलते हुए अपने आप को महफूज ही नहीं समझेगी तो हम किस तरह से इंटरनेशनल लेवल को बीट करेंगे। आपकी जो रिपोर्ट है, जो आपका अपना एनालिसिस है, आपने जो इस पर रिसर्च की है, उस हवाले से कोई रिकमेंडेशंस अगर दी गई हो या बताया गया हो कि एटलीस्ट हम ये पॉइंट्स को बीट कर सकते हैं इस तरीके से। देखें जी, सबसे पहले जिस तरह मैंने कहा कि जी पुलिस के अंदर खवातीन की शमूलियत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ताकि फीमेल जो विक्टिम्स हैं उनको एक इंकरेजमेंट मिले कि वो जाके खवातीन को जो है वो अपनी चीज़ें जो है वो रिपोर्ट कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जुडिशरी जो है उसको सेंसिटाइज और उसको ट्रेन करना चाहिए और एक टाइम लिमिट रखी जाए कि इस तरह के जो केसेज हैं उनकी फौरी तौर पर जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से जो है एड्रेस किया जाए। बहुत सारे इस तरह के जो है वो अभी कवानीन भी बने लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के जो है वो बहुत सारे मसाइल हैं। उसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक केस पुलिस के पास इस तरह का आता है तो जो खातून रेप हुई है या जो खातून जो है वो वायलेंस का शिकार हुई है उस खातून को विक्टिम डिक्लेयर करना होता है और उस खातून को किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना होता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहां पर इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इस खातून को जो है वो वहां पर भेजा जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ये है कि आपस में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो होम डिपार्टमेंट है, जो पुलिस है, जो जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, इनके आपस में एक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि अगर एक कोई इस तरह का खातून विक्टिम है तो उसको एक तो विक्टिम डिक्लेयर करना और उसके साथ साथ उसकी प्राइवेसी को जो है वो मद्देनजर रखना कि उसको इंकरेजमेंट मिले कि वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस के साथ शेयर करे और पुलिस जो है वो उसको फर्दर उसके ऊपर लेके जाए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि खवातीन को, शायद ये हमारा एक कल्चर ये है कि हम सुबह से शाम तक खवातीन को बताते हैं कि आपके हकूक क्या है। मेरे ख्याल से इस पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें मर्दों को बताना चाहिए कि भाई खवातीन के हकूक क्या है, क्योंकि खवातीन को हम सुबह से शाम तक ये बता रहे होते हैं कि आपके हकूक ये हैं, आपके हकूक ये हैं, आपके हकूक ये हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मर्द है उनको सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि आपके घर में जो खवातीन है, आपके मुआशरे में जो खवातीन रह रही हैं, उनके क्या हकूक हैं और किस तरह आपने आपकी जिम्मेदारी है कि आपने उसको जो है उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो जो सेंसिटाइजेशन ऑफ मेन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मर्द हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए और उनको एजुकेट किया जाए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज एक ये भी है कि जो लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग देयर राइट्स, देखें किसी भी मुआशरे में रियासत का काम है कि राइट टू लिव जो है, राइट टू लिव इन अ सेफ प्लेस जो है वो देना हर शहरी को एक रियासत का काम है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बच्चा है, चाहे आगाही की जरूरत है, एजुकेट
करने की जरूरत है और रियासत को ऐसे कवानीन बनाने की और उन पर अमल दरामद भी कराने की जरूरत है कि अमल दरामद करवाया जा रहा है, वो भी सख्ती से। कौसर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और सबसे जरूरी कि जब हम बात करते हैं मर्दों के हवाले से, तो ये ब्रॉटअप आपके घर से शुरू होता है, जो कि आपका घर आपको देता है ब्रॉटअप, तभी कोई एक मर्द अच्छे तरीके से एक सोसाइटी में खवातीन को तो अभी एक ब्रेक पर हम जा रहे हैं और उसके बाद जल्दी से वापस आएंगे। कीप वॉचिंग नाज़रीन, स्टे विद अस। मजेदार से रिपोर्ट आपको दिखा। डैम के किनारे रहने वाले बकरवाल बच्चे की ये आंखें मुंतजिर हैं बारिश की। कराची से 135 किलोमीटर फासले पर जिला जामशोरो में वाक़े ये दरावट डैम, इसकी ऊंचाई 46 मीटर है, जो 25,000 एकड़ रकबे को सैराब कर सकता है। लेकिन बारिशों की कमी के बायस इस डैम का इस्तेमाल कम ही हो पाता है। महकमा आबपाशी की गफलत और अदम तवज्जुही के बायस ये डैम ज़बूहाली का शिकार होता जा रहा है। इस डैम में ज्यादातर बारिश का पानी आता है और कहा यही जा रहा था कि इस रिजर्वॉयर के बनने के बाद, जो कि 11 बिलियन से जायद की रकम से बना है, ये बनने के बाद आसपास के जितनी भी आबादियां हैं, ना सिर्फ उनका पीने का पानी का मसला हल होगा, बल्कि उनकी इरिगेशन, उनकी फसलों का मसला भी हल होगा और उनके जो जानवरों के लिए पानी है उसका भी मसला हल होगा। लेकिन क्या वाकई मसला हल हुआ है? चलिए आपको दिखाते हैं। जब यह सर्वे किया गया था तो इस डैम का कमांड एरिया 25,000 एकड़ इसका तखमीना लगाया गया था और उस 25,000 एकड़ जमीन को आसपास की जो लैंडलेस यानी कि बेजमीन खातीन हैं, उनको सिंध हुकूमत की तरफ से वो डिमार्केट किया जाना था और उसके बाद उनमें वो तकसीम की जानी थी। कमांड एरिया में से कितना उन बेजमीन खातीन को मिला है, इस डैम से जो लिंक कैनाल निकाले गए हैं, वो लिंक कैनाल कितने फाल हैं और क्या उन जमीनों को पानी मिल रहा है ताकि उस पे काश्त की जा सके, उन लोगों को पानी मिल रहा है ताकि वो पी सकें, यही वो अहम सवाल है। जिन लिंक कैनाल्स में बहते पानी की सुरीली आवाज होनी चाहिए थी, वहां सूखी पपड़ियों की चरचराहट इस डैम का मुंह चढ़ा रही है। दरावट डैम को बने कई साल गुजर चुके हैं, उतने ही साल गुजर चुके हैं इस लिंक कैनाल को भी तामीर हुए हुए, लेकिन सिर्फ एक ही मर्तबा यहां पानी छोड़ा गया था और उस दिन से लेके आज तक ये लिंक कैनाल तरस रही है। इस कैनाल का हल्क खुश्क हो चुका है, बल्कि अब इसमें खारदार पौधे, झाड़ियां, कांटे और ये पपड़ियां तक उग चुकी हैं। और यही करीब 2 गांव हैं, हाजी इब्राहिम दल और रमदान दल। अगर इस लिंक कैनाल में पानी आ जाता है तो फिर इन दोनों गांव की खातीन को यहां से कई किलोमीटर दूर चल के पानी लेके अपने गांव तक आने की जरूरत पेश ना आए। अगर इस लिंक कैनाल में पानी छोड़ दिया जाए तो यहाँ की बज़ाहिर बंजर लगने वाली जमीन पर फसल उगाए, वो जमीन कि जिसके रहायशी डैम करीब होने के बावजूद साला साल से बारिश का इंतजार करते हैं कि कब आसमान बरसे और जमीन का सीना चाक करके फसल उगे। हाजी इब्राहिम दल, रमदान दल और इस जैसे
डैम के किनारे आबाद गांव आज भी बारिश के पानी की आस लगाए बैठे हैं। वेलकम बैक जनाब। और कहते हैं ना कि बीमारी कोई भी हो उसकी तकलीफ वही जानता है जो उससे गुजर रहा होता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि वक्त के साथ साथ लोगों में जन्म लेती हैं और फिर उनका इलाज भी मुमकिन नहीं रहता। ऐसी ही बीमारियों में घुटनों और जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, ये बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। इंसानी जिस्म में मौजूद जोड़ ये चलने फिरने, उठने बैठने और ज़िंदगी के तकरीबन तमाम ही काम अंजाम देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इनमें कोई कमज़ोरी आ जाए या अपना काम करना ये छोड़ दें तो ज़िंदगी दूसरों की मोहताज होकर रह जाती है। घुटनों, कमर और जोड़ों के अमराज की अलामात और उनकी वजूहात के हवाले से आज हम तफसीली तौर पर बात करने जा रहे हैं। और ऐसी सूरत में मरीज को आखिर क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो कि इसको स्टार्ट में लेते हैं लाइट, बट ये विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा मसला क्रिएट करता है। तो ऑर्थोपैडिक डॉक्टर मोहम्मद लतीफ साहब हम स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। सर, जोड़ों का दर्द, वो चाहे बाजू का जोड़ है, चाहे गर्दन का जोड़ है, चाहे घुटना है आपका, किसी भी जोड़ का दर्द बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। और स्पेशली जब आपकी कमर में दर्द है ना, वो बैक पेन जो आपको हिट करती है बहुत बुरी तरह। तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे, जो जोड़ों का दर्द है अवाम जिसको लेती है लाइट, तो लाइट नहीं लेना, इसको सीरियस। बिल्कुल जी, जोड़ों के दर्द को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, स्पेशली बैक पेन को ना। तो बैक पेन में स्पेशली मैं आज बात करने आया हूँ शार्टिका, या आमतौर पर लोग इसे कहते हैं अरकुन निसाब भी कहते हैं आम लफ्ज़ों में। इस बीमारी में लोग परेशान हैं और इवन इसका बहुत सारे लोगों ने इलाज कराया, लेकिन इसकी जो है ना मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, जब मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं तो फिर दोबारा दर्द शुरू हो जाता है। इसी चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। कुछ रीसेंट एडवांसेस हैं, कुछ नई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू इसका इलाज किया जाता है। स्पेशली मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे कि ये ट्रीटमेंट हमारे सेंटर ऑस्ट्रेलियन कराची स्टेम सेल क्लिनिक में शुरू किया गया है, जो कि बिल्कुल एक न्यू और एडवांस ट्रीटमेंट है जिसको PRP थेरेपी कहते हैं। ठीक है, इस ट्रीटमेंट से हम अरकुन निसा या बैक पेन का इलाज करते हैं। बैक पेन जो होती है वो कमर में इस वजह से होती है कि जिसमें जो बहुत सारे लिगामेंट्स और डिस्क होती है कमर के अंदर। इस चीज़ को मैं आपको इस मॉडल से समझा सकता हूँ। अगर आप ये देखेंगे इस मॉडल को, इस मॉडल में ये सारी बैक पूरा स्पाइन है, आपका रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, ये पेल्विस है और ये आपकी लेग्स हैं। देखिए, अगर इस पर आप गौर करें तो ये जो जगह है ये वर्टिब्रा कहलाती है। ठीक है, तो वर्टिब्रा के सुना होगा आपने L4 L5 पे मसला हो रहा है, मोरे में मसला हो रहा है, लोअर बैक में प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक्चुअली ये है क्या, लोअर बैक ना। ठीक है, ये वर्टिब्रा के हमने नंबर दिए होते हैं L1 L2 L3 L4 L5 और ये डिस्क है इसके अंदर। ये देखिए, ये वाइट जो है ये डिस्क है मौजूद। ये जो डिस्क होती है, अगर आप इसको समझें कि डिस्क इनके दरमियान में मौजूद है, किसी भी स्ट्रेस की वजह से अगर ये डिस्क रप्चर हो जाती है, ठीक है, ये देखिए आप रप्चर भी इसमें दिखाया गया, ये वाला। ये देखें आप, ये स्वेलिंग होगी। ठीक है, ये रप्चर होगी। अगर ये डिस्क रप्चर हो जाती है तो ये जब रप्चर होती है, जो रगें यहाँ से निकल रही हैं, आप लोग इसको नसें कहते हैं, हम लोग इसको नर्व्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डिस्क जब रप्चर होगी तो इसका मटेरियल सारे का सारा इस नर्व को दबा देता है। अच्छा, जब ये नर्व दबेगी तो ये नर्व जहाँ जहाँ जा रही है, पूरी लेग में जा रही होगी, तो ये वहाँ पेन करेगी। इसी को ही लोग सियाटिका या अरकुन निसा कहते हैं। तो ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है। और एक बैक पेन होती है जो सिर्फ कमर में रहती है, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। सर, मैं यही आपसे पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, मतलब वो स्पेशली खवातीन जो कि C सेक्शन के मरहले से गुजरती हैं, उनको लगते हैं जी कमर में इंजेक्शन, वो वक्ती रिलीफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, मौसम की तब्दीली, AC में सोना, सर्दी गर्मी का आना, आपकी वो कमर को बहुत बुरी तरह हिट करता है। आप 5 से 6 मिनट के बाद सीधे नहीं बैठ सकते, आपको अपने आप को ऐसे करना पड़ता है। देखिए, उसके पीछे मेरे पास जो पेशेंट आती हैं वो ये कहती हैं, डॉक्टर साहब जब से मुझे कमर में इंजेक्शन लगा है, दर्द हो गया है। फॉर्चुनेटली हमारी ट्रीटमेंट जो है उसमें भी हम क्या करते हैं, कमर में इंजेक्शन ही लगाते हैं PRP का। ठीक है, इसी साइट पर हम इंजेक्शन लगाते हैं PRP का। तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले ही हमारी कमर में इंजेक्शन लगा था जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ हो गई है, अब फिर आप इंजेक्शन लगाना चाह रहे हैं। तो बताना चाहता हूँ कि जब भी C सेक्शन हो रहा होता है, कमर में इंजेक्शन लगता है ताकि पूरा ये एरिया सुन हो जाए। वो सुन हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद जब पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है तो शिफ्टिंग के दौरान, क्योंकि ये एरिया पैरालाइज होता है, वो इतना एबनॉर्मल तरीके से शिफ्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये डिस्क यहाँ तो रप्चर किसी की हो जाती है, या फिर यहाँ से जो इसके लिगामेंट्स जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो टॉर्न हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। अच्छा। जब वो सॉफ्ट टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं मौजूद होती। जब यहाँ ब्लड सप्लाई कम होती है तो कोई भी मेडिसिन यहाँ तक पहुँचती नहीं है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये नई ट्रीटमेंट निकाली है कि जहाँ पर प्रॉब्लम है वहीं पर इंजेक्शन लगा दिया जाए। सही। तो लोगों के साथ ये गलत फहमी है कि इंजेक्शन लगने से हुआ है। मेरी नज़र में इंजेक्शन लगने से उनको तकलीफ नहीं हुई है, वो जो ऑपरेशन के बाद जो शिफ्ट हुआ है, जो पैरालाइज, जब आप देखें ना पूरी बॉडी को जब शिफ्ट करेंगे, ये तो पूरी पैरालाइज है ना बॉडी, तो ये तो नीचे की बॉडी तो आपकी महसूस ही नहीं हो रही। तो शिफ्ट जब करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्क पर दबाव आ जाएगा, कहीं ना कहीं लिगामेंट्स पे दबाव आ जाएगा। जब इन पे दबाव आ जाएगा तो वो जो टियर हो जाएगा, जिसकी वजह से तकलीफ रहती है। जो पीआरपी का जो प्रोसेस है उसके तहत आप आइडेंटिफाई करते हैं उस पॉइंट को जहां पर ये लिगामेंट्स या फिर जो टिश्यूज हैं वो डेड या हो गए या होने वाले हैं। डेड तो नहीं कह सकते, इंजर्ड कहें आप, इंजर्ड कहें। तो इस इंजेक्शन का फिर फर्क क्या पड़ता है, इससे असर क्या होता है? ये जो जैसे कि आपने बताया कि वो वेन्स बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे ये है, ये सोजिश हो गई, ठीक है, ये डिस्क एल के बीच में सोजिश हो गई जी। तो इस सोजिश को देखते हुए हम जो है पीआरपी का इंजेक्शन सीधा सोजिश के अंदर लगा देते हैं। ठीक है। जब सोजिश को लगा देते हैं तो पीआरपी के अंदर खासियत है कि वो जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी वो सोजिश को ख़त्म करता है, तो वो सोजिश को ख़त्म कर देता है। थोड़ा सा पीआरपी का बताता चलूँ कि ये आम इंजेक्शन नहीं है, ये एक नेचुरल इंजेक्शन है। नेचुरल किस तरह है कि हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, ब्लड लेके उस ब्लड के ज़रिए जो है हम उसको सेपरेट करके डिफरेंट पार्ट्स में सेपरेट करते हैं पेशेंट के ब्लड को। उसमें से जो सफ़ेद खून होता है आम लफ्ज़ों में कहा जाए, जिसे हम प्लेटलेट्स कहते हैं, उसको बिल्कुल अलग कर लिया जाता है। उसके बाद उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है, प्रोसेस से गुजार के उसको एक्टिवेट किया जाता है, फोटो एक्टिवेटेड। तो वो जो एक्टिवेटेड फॉर्म है प्लेटलेट्स की, वो हम इंजेक्ट करते हैं। शायद आपने सुना हो चेहरे पे भी लगाया जा रहा है, और कॉस्मेटिक में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, बालों में भी लगाया जा रहा है, हर जगह लगाया जा रहा है। लेकिन एज ए ऑर्थोपेडिक हम जो है मुख्तलिफ जॉइंट, चाहे वो स्पाइन हो, चाहे वो हिप जॉइंट हो, चाहे नी जॉइंट हो, चाहे वो शोल्डर हो, चाहे सर्वाइकल स्पाइन हो, तो हर जगह हम लगाते हैं। तो पीआरपी के सेशन से एडवांटेज ये होता है, एक तो वो नेचुरल है, देखिए ना कुदरती तरीका है ना, आपके ही ब्लड से तो बनाया गया है, ये मेडिसिन तैयार हुई है ना एक तरह से, कोई बाहर से कोई केमिकल नहीं लिया गया। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि ये नेचुरल है और इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। यानी एक जो कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब के कमर का जो ये दर्द है, अगर ये शुरू हो गया तो फिर ये सारी जिंदगी रहेगा, आपको इसी के साथ जीना है, ये कॉन्सेप्ट गलत है इसका? जी बिल्कुल गलत है, बाकी शिफा तो अल्लाह ताला देता है। लेकिन देखें मेरी कोशिश यही थी एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन ऐसा सेंटर ज्वाइन करूँ, स्पेशली दिस इज एन ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी। तो ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी हमारे पास क्लिफ्टन के अंदर ये सेंटर है, वो मैंने ज्वाइन किया। डॉक्टर पीटर हमारे डायरेक्टर हैं, उनसे कुछ ट्रेनिंग ली रीजनरेटिव ऑर्थोपेडिक में और ये ट्रीटमेंट सीखी। और ये ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक्स में मैं कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग भी कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे सेंटर में जो ये ट्रीटमेंट है ख़ास तौर पे स्टलाइज तरीके से किया जाता है, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से किया जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, हम उन्हें बड़ी आसान लफ्ज़ों में बताएं कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें अपनानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, स्पेशली डाइट को लेके, कि आप कभी भी जोड़ों के दर्द का शिकार ना हो। आप कभी ये ना कहें जी घुटने में दर्द है, बाजू में दर्द है, हड्डी में दर्द है, गर्दन में दर्द है, क्योंकि मोस्टली जो हड्डी हमारी गर्दन की होती है ना, जो एक जोड़ है कमर और गर्दन के दरमियान वाला, उसमें भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो कुछ ऐसी चीजें जो कि खाने के लिए भी जरूरी हैं, कुछ ऐसे पोस्चर्स जिनमें बैठना लेटना आपके लिए जरूरी है ताकि आपके जोड़ों में दर्द ना हो। देखिए सबसे पहले तो कमर की दर्द के जो पेशेंट हैं उनके लिए एहतियात जो है वो ये है कि वो एक तो सफ़र जब भी करें तो सफ़र में ख़ास तौर पे रिक्शा मोटरसाइकिल का सफ़र हम लोग करते हैं तो ख़ास एक बेल्ट आता है, लंबोसेक्रल कॉर्सेट कहलाता है, हम बेल्ट लगा के सफ़र करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जिस तरह मैंने कहा ये सोजिश आई हुई, ये जो सोजिश है इसके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता। जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो आधे से ज़्यादा सिम्टम रिलीव हो जाएंगे। आपका L1 से L5 तक बिल्कुल कवर हो जाएगा। लंबोसेक्रल कॉर्सेट कहलाता है बेल्ट का नाम। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो ज़मीन पर सोते हैं अक्सर लोग ना, तो ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन से उठने में क्या होता है आपके सारे मसल्स यूज़ हो जाते हैं, तो कमर में खिंचाव होने का चांसेस बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हमने अक्सर लोगों से सुना है कि कमर का दर्द है तो आप ज़मीन पर सोएं। जी नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ज़मीन पर सोना हम मना करते हैं, लेकिन ज़मीन पर सोने से जो है ना
फ़ायदा ये होता है कि वो स्ट्रेट होती है ज़मीन ना, तो बिल्कुल स्ट्रेट होने की वजह से कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन जैसे ही उठते हैं उससे आपका पोस्चर चेंज होता है तो उसमें वो खिंचने के ज़्यादा चांसेस हैं, यानी खिंचाव पैदा तो हम क्या रेकमेंड करते हैं कि हार्ड मैट्रेस हो, ठीक है, ऑर्थो मैट्रेस हो, हार्ड मैट्रेस पे सोएं, ठीक है, उल्टा ना सोएं बिल्कुल भी, हार्ड मैट्रेस पे सोएं या फिर सिंपल तख्त के ऊपर रुई का गद्दा बिछा कर सोएं। ये एक इम्पोर्टेंट। डॉक्टर साहब एक जल्दी से मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके जोड़ों में पानी पड़ गया जो, और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है करवा लेंगे इलाज, देख लेंगे, वो एक शुरू का सिम्टम होता है कि जिसमें आपको फील हो कि आपके घुटने के जोड़ में पानी पड़ गया या हड्डी में कोई मसला हो गया है? देखिए आम लोग ये नहीं समझ सकते कि क्या पानी है कि नहीं है, ठीक है, सिंपल स्वेलिंग को भी वो पानी समझते हैं कि पानी हो गया, ये एक ऑर्थोपेडिक ही देख सकता है कि वाकई वो फ्यूजन कहलाती है कि पानी है कि नहीं है। अगर यंग एज में किसी के जोड़ सूज रहे हैं और उसमें पानी और स्वेलिंग महसूस हो रही है तो इसको कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाता है। गठिया का एक कॉमन मर्ज है जो कि यंग एज में कॉमन, स्पेशली फीमेल के अंदर कॉमन है, तो उसके लिए भी क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी। तो आप, मेरा मशवरा ये होता है कि ऑर्थोपेडिक से ज़रूर कंसर्न करें ताकि वो इसको प्रॉपर्ली डायग्नोस कर सकें जी। तो बात ये हो रही कमर की तकलीफ बात हो, इसमें दूसरा पोस्चर का ख्याल ये हो गया कि आपने हार्ड बिस्तर पे सोना है और डेली आधा घंटा कमर की सिकाई करके सोना है, वार्म, ठीक है, कमर की सिकाई, इससे 50-60% जो आपका पेन है ना वो ठीक हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा इसी चीज़ से ही, इसी से इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा जो है ऑब्वियसली विटामिन डी, कैल्शियम, ये जो सप्लीमेंट्स हैं, या डाइट के अंदर हम दूध दही का इस्तेमाल अच्छा करें, ठीक है, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, स्पेशली अखरोट का इस्तेमाल जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, पालक का इस्तेमाल जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, आयरन और विटामिन्स आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएं ताकि आप इस तरह के, अदरक लहसुन भी बहुत अच्छा है, इसी तरह इनका यूज़ करना भी बहुत अच्छा है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो नेचुरल तरीके से आप जोड़ों को बजाय इसके कि आप मेडिसिन पर रिलाई करें। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। कुछ बीमारियों की बात कर लेते हैं, वो बीमारियां जो हम नजरअंदाज करते थे, कहते हैं अबे यार ये तो कुछ भी नहीं है, हाँ बिल्कुल नॉर्मल सी है, सही हो जाएगी, खुद ही सही हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन अब वो तेजी से फैल रहा है ना, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हर वक्त मरीज जो है वो अजियत में मुब्तला रहता है। आपने सुना, हमने कहा मरीज अजियत में रहता है, और आपने सुना, आपने सोचा ये कैसे, मतलब मरीज, आई मीन ये क्या बात कर दी आपने, तो सिर्फ फंगल डिजीज है। लेकिन नहीं जनाब, अगर आपको फंगल डिजीज है तो आप मरीज हैं, और बहुत कम मरीज जो है वो इलाज की तरफ चले जाते हैं, अक्सर मरज को छुपाते हैं। अभी बीमारी होती कैसी है, इसका इलाज मुमकिन कैसे है, पहले मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में जानते हैं। कराची में फंगस इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है, जिसने माहिरीन अमराज जिल्द को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हमारी 30 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें अमूमन इतने फंगस नहीं आता था, लेकिन ये पिछले, बल्कि आप 5 साल कह लेंगे, 5 साल में ये आना शुरू हुआ है, और अब आजकल तो बिल्कुल वर्स्ट फॉर्म में है। हम 30% अपनी ओपीडी, 35% ओपीडी जो है वो फंगस पे देखते हैं, फंगस के पेशेंट। फंगल इन्फेक्शन क्या है और कैसे होता है? फंगस को आम लेमैन टर्म में अगर हम बात करें कि काई होती है। अब काई हर उस जगह लगेगी जहां नमी होगी, जहां मॉइस्चर होगा, या अगर उसको एनएरोबिक कंडीशन होगी, यानी जहां पे हवा कम होगी। फंगस का इलाज कैसे मुमकिन है? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जाते हैं सीधा मेडिकल स्टोर पे कि भाई ये दाद, उसको वो कहते हैं, हर चीज़ को दाद नाम हो जाता है हमारे यहाँ, और दाद जैसे एक्जिमा है तो उसको कहते हैं उमूमन यूजुअली, तो वो उसकी क्रीम लेते हैं, उसमें क्रीम जो मिलती है उनको वो मिलती है स्टीरॉइड। अब स्टीरॉइड जो होगा जब लगेगा तो वो स्टीरॉइड जो होता है फंगस को रेजिस्टेंट कर देता है, और फिर वो जब रेजिस्टेंट फॉर्म हो जाती है तो वो फिर उसको वो कंप्लीट क्योर नहीं होता। कराची में फंगस इन्फेक्शन क्यों फैल रहा है? कराची में फैलने की जो बड़ी वजह ये है कि एक तो पानी का इशू है, यहाँ पर वो वाटर रिजर्वायर की सफाई नहीं होती, तो वहाँ पर भी काई लगी हुई होती है, तो वो पानी में उसके स्पोर्स मौजूद होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो बात है कि हमारे यहाँ जैसे एक ट्रेंड बन गया है कि वाटर पार्क जाना है, स्विमिंग पूल जाना है, समंदर पे जाना है, और इसके अलावा जो ये फार्म हाउसेस जाते हैं तो उसमें जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो उसी स्विमिंग पूल में सारे लोग नहा रहे हैं, तो वहाँ पर अमूमन ये होता है कि फिर वो उससे एक दूसरे से स्प्रेड होता है। बीमारी की अलामात क्या हैं?
अपीयरेंस ऐसी होती है कि एक छोटा सा स्पॉट होगा। जो कॉमन फॉर्म है, जो टीनिया इन्फेक्शंस जिनको कहते हैं, उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि आपको एक रेड स्पॉट होगा, रिंग की सूरत में होगा। फिर उसका रिंग जो होता है वो साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। मरज से बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या है? मरीज़ को ये बताना होता है कि भाई आपने अपनी बॉडी को जब भी आप नहाएं, मुंह हाथ धोएं, इस्तिंजा करें, जगह गीली हो, तमाम फोल्ड्स को अच्छी तरह से खुश्क करें और अपना तकिया, तौलिया, कपड़े अलग रखें, चूँकि ये कॉन्टेजियस भी होता है, लग भी सकता है आपको उससे स्पोर्ट। रोज़ के कपड़े गर्म पानी में डाल के धोएं, अपना तौलिया, कपड़े अलग धुलवाएं और समंदर, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करें। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से ना नहाएं। फंगस कितनी खतरनाक है? बीमारी की अलामात क्या हैं? लोग जो होते हैं स्टीरॉइड यूज़ करना शुरू कर देते हैं, काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी दवा, वो कहता है कि भाई कोई स्टीरॉइड दे दिया। अब स्टीरॉइड लगाए, उससे वो रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसको टीनिया इनकॉग्निटो कहते हैं। और जब टीनिया इनकॉग्निटो हो जाता है तो फिर वो ट्रीटेबल नहीं होता। फंगस का इलाज कैसे मुमकिन है? इसका इलाज है तकरीबन 8 हफ्ते मिनिमम करना है उन्होंने। तो अब जब उसको पेशेंट को बता के भेजते हैं और उसको 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन में फ़ायदा हो जाता है तो वो समझता है कि आई एम फाइन, और डॉक्टर ने जो है ना ये 8 हफ्ते हमें क्यों बुलाया, तो वो छोड़ देता है। जब छोड़ता है तो वापस कुछ दिनों बाद रिलैप्स हो जाता है, क्योंकि जब ये दवा खाता है तो दवा खाने से जरासीम को जब दवा मिलती है तो वो दवा अपनी खुराक लेके एक सिस्ट बना के छुप जाता है और सिम्टम्स फ्री हो जाता है पेशेंट। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब कुछ दिनों बाद जब दवा बंद करता है तो जब उसके स्पोर्स की जो खुराक ख़त्म होती है, जब उसमें जरासीम बाहर निकलता है तो अब दवा तो नहीं मिल रही, वो दोबारा से रेप्लिकेट होता है। तो वो बार बार जब हम उसको करते रहते हैं तो वो एक रेजिस्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे उस मसलों की जिस मसले के बारे में मैं कहती थी कि ख़वातीन के साथ ज़्यादा पेश आता है, लेकिन फैसल ने कहा नहीं, मर्दों के साथ भी होता है कि बाल जो है ना वो मर्दों के भी गिरते हैं, ख़वातीन के भी गिरते हैं, और कभी कभी मर्दों के तो बाल इतने गिरते हैं कि वो गंजे हो जाते हैं। और किसको कह रही हैं आप? है किसी को नहीं कह रही, मैं एक बात कर रही हूँ कि ये ऐसा होता है। और फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट की जानिब जाते हैं, बालों का टूटना, उनका मुरझा जाना, चमक का ख़त्म हो जाना और बालों का ना बढ़ना या फिर बालों का दो मुँहे हो जाना। उसके बाद हम इतने केमिकल्स यूज़ करते हैं कि वो मज़ीद ख़राब हो जाते हैं और फिर गिरते चले जाते हैं। और ये शिकायत जो है ज़्यादातर ख़वातीन में होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हार्मोन्स चेंज होते हैं तो वो बालों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, आपकी स्किन को भी डैमेज करते हैं। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो ये और इसके अलावा स्किन के भी मामला, स्किन के एग्जैक्टली इसके भी बड़े इश्यूज, क्योंकि ब्रेक में आने से पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह लोग अपनी स्किन पे तवज्जो नहीं देते हैं। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अस्माविया मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बालों पे जाने से पहले ज़रा स्किन की बात कर लेते हैं, बिकॉज यू नो लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं और उनको लगता है कि चलें जी हो जाएगा, कोई भी क्रीम मल लेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मुझे बताइएगा क्या इश्यूज आते हैं स्किन के और किस तरीके से उनको हमें ट्रीट करना चाहिए। थैंक यू फैसल एंड महक फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ऑब्वियसली जिस तरह अभी आपने एक टॉपिक स्किन का किया ऑन फंगल इन्फेक्शंस, तो जो आपके डॉक्टर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। जो फंगल इन्फेक्शन होता है, अगर हम उस पर ही पहले बात करें तो फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादा प्रिवेंशन होती है एज़ कम्पेयर टू क्योर। इसके बारे में हम लोगों का नॉलेज बहुत लिमिटेड है और इसमें टाइप्स बहुत ज़्यादा हैं। स्पेशली जो ख़वातीन जाती हैं सैलून्स वगैरह, मैनिक्योर पेडिक्योर करती हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों का जो इक्विपमेंट हम पे यूज़ हो रहा है वो साफ़ है कि नहीं। फिर बच्चों जो स्कूल जा रहे होते हैं, बच्चों के फेस पे आप वाइट स्पॉट्स देखते हैं, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ फंगल इन्फेक्शन जो कि पेरेंट्स रिकग्नाइज ही नहीं करते। समटाइम्स आई गो टू माई किड्स स्कूल, जहाँ पे मैं अक्सर देखती हूँ और मैं जाके अथॉरिटीज़ को बोलती हूँ प्लीज़ आप इनके पेरेंट्स को बता दें कि इनको है, एंड ये बाकी बच्चों को भी क्लास में हो सकता है। देन स्किन में इसकी इतनी वैरायटी है कि आप सोच नहीं सकते। जब हम हेयर पे आते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हेयर में भी होता है। तो इसका ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि लोग क्या करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन कंटिन्यू
नहीं करते, नॉन कंप्लाइंट होते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि इन मेडिसिन के साथ हमें सर्टेन टेस्ट्स करने होते हैं और वो टेस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, दे डोंट रिगार्ड के प्री मेडिकेशन टेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि इंटरनेशनली देखा जाए तो आपको बहुत सी मेडिसिन देने से पहले रिक्वायरमेंट होती है टेस्ट की, वो टेस्ट ठीक आते हैं तब हम मेडिसिन देते हैं। जब मैं चैरिटी क्लिनिक्स करती थी तो मैं उसमें जब पेशेंट्स को लिख के देती थी कि आप पहले ये टेस्ट कराएं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन जो पेरीफ्रीज में इट इज़ वेरी कॉमन, ऑब्वियसली विद हाइजीन और क्लोज घरों में रहने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और देन देयर आर सॉरी गॉन जी डॉक्टर साहबा, अच्छा ये तो वो हो गया ना जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा डिटेल या एक तो डॉक्टर ने और दूसरा आपने भी बता दी, क्योंकि लोग तवज्जो नहीं देते अपनी स्किन पर। वही फैसल वाली बात कि बहुत लाइट लेते, कोई सी भी क्रीम आपने यूज़ कर ली और कहा कि हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। एक और दरीना मसला, मर्द हो या खातून हो, बालों का गिरना। और आजकल ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स आ गए कि आप जब ग्रॉसरी करने जाते हैं और अपने बालों के लिए कुछ खरीदते हैं तो वो कहते हैं जी आप ये यूज़ करें, आप ये यूज़ करें, ड्राई बालों के लिए ऐसा है और फलाने बालों के लिए ऐसा है। तो प्लीज़ ज़रा बताएगा कि मसला क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या हमारी डाइट ऐसी हो चुकी है कि बाल हमारे जो है उनको वो चीज़ मिल नहीं रही है जो कि मिलनी चाहिए? जी महक, आपने एक वो किया कि फ़ीमेल एक्चुअली इन जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें मेल ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली हेयर प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल में ये होता है बिकॉज उनके बाल इज़ द क्राउन फॉर फीमेल, तो वो समझती हैं कि अच्छे लगें। देन जितना आप कह रही हैं सैलून औरतें जाती हैं, इतना सैलून मेल भी जाते हैं और यही प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, ठीक। तो ऑब्वियसली वो शर्माते हैं, ये चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन हमें तो हिस्ट्री पता होती है कि इन्होंने यूज़ किया है। ये जो आजकल डैमेज हो रही है एक्सेसिव हीटिंग की वजह से, लोग क्या करते हैं स्ट्रेटनिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं, केमिकल यूज़ करते हैं, स्टाइलिंग आ जाती है, एक्सटेंशंस आ गई हैं, अभी लोगों के पास अल्टरनेटिव्स आ गए हैं जिसकी वजह से उनकी वो कॉन्सिक्वेंसेस देखे बगैर वो उस तरह की चीज़ें यूज़ करने लग गए हैं। जिस तरह हीटिंग का आप ले लें, स्ट्रेटनिंग कितनी आम है, मेल फीमेल दोनों कर रहे हैं, बिल्कुल। उसके साथ जो एलोपेशिया होता है, जो गंजपन होता है, दैट इज़ फॉर एवर। और उसमें अनफॉर्चुनेटली अगर डोनर एरिया तो हम ट्रांसप्लांट करते हैं और उसमें सक्सेस ऑफ ट्रांसप्लांट भी अगेन वेरीज। सही। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक्चुअली प्रिवेंशन से ज़्यादा पाकिस्तान में हम लोगों का फोकस होता है कि ठीक हो जाएगा, हम कर लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम हम ठीक लगें, शादी में हम अच्छे लगें, दैट्स इट। अच्छा समाविया, द इशू इज कि मर्दों को टेंशन भी तो इतनी होती है ना, वो इतनी टेंशन होती है। अच्छा ये टेंशन में बाल सर्कल है कि जी बाल क्यों गिर रहे हैं, टेंशन किस चीज़ की है, बाल गिरने की, तो ये अच्छा ना द थिंग इज के चले ये तो एक तफरन बात कर ली, लेकिन अब इशू ये आता है जैसे कि आपने खुद भी कहा, जैसे हम स्टूडियोज़ में हमें बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करने होते हैं, ख़ातीन मर्द, अब तो हर कोई हेयर प्रोडक्ट यूज़ करता है, गो फॉर डाई, या फिर अगर उन्होंने कहीं पार्टी में जाना है, शादी में जाना है, तो उन्होंने हेयर स्प्रे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। मुझे थोड़ा सा अगेन बताइएगा कि किस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑयलिंग हम अपने बालों की नहीं करते, अगर कोई हमने हेयर प्रोडक्ट लगाया है तो, और अगर करते हैं तो इतना ज़्यादा करते हैं कि दिन में 2-2 बार 3-3 बार शैम्पू हो रहा है, पहले प्रोडक्ट लगा रहे हैं, फिर ऑयलिंग कर रहे हैं, फिर शैम्पू कर रहे हैं, तो उसमें कुछ गड़बड़ घोटाला सा बन जाता है। अपने बालों को किस तरह प्रोटेक्ट करें इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए डॉक्टर? ओके, आपने एक बात की फैसल, टेंशन। यस, स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद हेयर फॉल। जब मेल टेंस होते हैं, वो स्ट्रेस आउट होते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं, जब वो और डिप्रेस होते हैं और हेयर फॉल होता है, ठीक है। सो इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड। फिर आपने कहा कि प्रोडक्ट्स का, डाई का, स्प्रेज का, इन शैम्पूज़ का, इनका आपके हेयर पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है और आपने रूट से दूर रखनी होती हैं चीज़ें। आपके हेयर स्ट्रैंड्स की क्वालिटी कम हो जाती है, जैसे हम शैफ्ट्स कहते हैं नॉर्मली, उनकी क्वालिटी आपके फ्रीजी हो जाते हैं, बाल ड्राई आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप जब ये प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं स्पेशली हीटिंग, तो वो सारा मॉइस्चराइज़र जो होता है एलिमेंट, उसकी जो हाइड्रेशन होती है वो ले लेते हैं। जब वो लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। उसके लिए सोल्यूशन नॉर्मली मतलब नॉन मेडिकल ही बोलें, दैट इज़ ऑयलिंग। ऑयलिंग की मिसकंसेप्शन है कि ये बाल ग्रो करता है, नो, दैट इज़ योर जीन्स, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जीन्स आपके बालों के वो करते हैं,
क्वालिटी और क्वांटिटी। लेकिन जो आप ऑयलिंग करते हैं वो अगर आप स्ट्रैंड्स पे या शेफ्ट पे करें तो वो आपको कंडीशनिंग के तौर पे यूज़ होता था। पुराने ज़माने में कंडीशनर नहीं होते थे तो लोग ऑयल को एज अ कंडीशनर यूज़ करते थे ताकि फ्रिज आउट ना हो आपके बाल, आपको टैंगल ना हो, इसलिए यूज़ होते थे ऑयल्स। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, ये चीज़ मैंने देखा है हमारी यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, बालों का सफ़ेद हो जाना। पहले हम कहते थे कि ठीक है वो एक एज, सर्टेन एज के बाद आपके बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं, लेकिन अब अगर हम 20+ में भी देखें तो बाल सफ़ेद धब्बे नज़र आ रहे होते हैं। इसका रीज़न क्या है? मतलब या आपकी डाइट ऐसी है या फिर शायद आप प्रोडक्ट्स ऐसे यूज़ करें। और मोस्टली मैंने ये देखा है कि वो ख़वातीन जो कि प्रेगनेंसी से फ्री होती हैं और वो एक स्पेशल वो 40 डेज़ का जो पीरियड गुजारती हैं उसमें बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। ये क्या चीज़ है? महक, जो हेयर ग्रेइंग है, जैसे बालों का सफ़ेद होना, इसकी एक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी कॉज है एंड द सेकंड कॉज इज़ ऑब्वियसली योर जीन्स। जब भी मेरे पास पेशेंट आए हैं, मेजॉरिटी की जब मैंने हिस्ट्री ली है तो वो उनके जीन्स में हुई है, उनके पेरेंट्स की या उनकी फैमिली में किसी ना किसी को अर्ली ग्रेइंग हुई है। सेकंड, उनके आप न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज होती हैं, आइदर दे ऑन डाइट या वो स्किप कर देते हैं इस तरह की चीज़ें जो उनकी डाइट में कंपल्सरी होती हैं, उनसे हेयर आपके जो होते हैं ग्रे होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी कुछ स्टडीज़ चल रही हैं जिनमें वो चेक करना चाह रहे हैं कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन जंक फूड, हेयर ग्रेइंग, हेयर एक्ने एंड मैनी अदर थिंग्स। तो उसमें अभी इनका कंक्लूसिव डाटा कोई नहीं आ रहा क्योंकि इसका डायरेक्टली लिंक नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट लिंक आ रहा है। तो वो स्टडीज़ अभी इन्होंने कम्प्लीटली पब्लिश नहीं की कि ग्रेइंग का फूड के साथ क्या रिलेशनशिप है। सही है, ठीक। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू कर। अगेन वही बात कि अगर फैसल किसी भी चीज़ के लिए ना अच्छा है कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, वो चाहे स्किन है आपके या आपके हेयर हैं, अगर डाइट अच्छी होगी तो आप अच्छे नजर आइए। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती पर बात हो तो पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा हमारे जहन में आते हैं, लेकिन वतन अजीज़ के तूलो अर्ज़ में दर्जनों तारीखी और हसीन कुदरती मकामात मौजूद हैं। बस देखने वाली आंख चाहिए, जो कि मेरे साथ एंकर फैसल करीम के पास है और वो गए भी, विजिट भी किया उन्होंने। कहाँ का? गोरख हिल स्टेशन का, जिसे सिंध का मरी या नथिया गली कहा जाए तो गलत नहीं है। फैसल वहाँ पर गए, सैर की, वहाँ पर लोगों से मिले, किस तरह का ट्रैक है, कैसे जाया जा सकता है, किस तरह आप वहाँ पर सहूलियात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, आपको दिखाते हैं। अगर आप ऊंचे मकामात के शौकीन हैं लेकिन वक्त और पैसे दोनों ही महदूद हैं तो फिर ज्यादा दूर ना जाइए, चलिए गोरख हिल। दादू से 45 किलोमीटर यहाँ पे आप आएंगे वाही पांदी, और यहाँ से आपको ये 4x4 मिलती हैं। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लाएंगे, यहाँ पे पार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ इन रेंटल 4x4 जीप पे जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके आगे आप अपनी गाड़ी में क्यों नहीं जा सकते, तो आए आपको बताते क्यों नहीं जा सकते। सफर आहिस्ता आहिस्ता कटने की वजह कुछ और नहीं, यहाँ की ये सड़क है जो कहीं है, कहीं थोड़ी थोड़ी है और कहीं बिल्कुल भी नहीं। आपने वो फिल्म तो देखी होगी जिसमें एक मैकेनिक एक रोड रोलर ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और ठीक करते करते वो कई कोशिशें करता है और हर कोशिश में कहता है कि अब भी ठीक करके देता हूं, अब भी ठीक करके देता हूं। ये जो गोरख जाने वाली सड़क है ना, ये भी तकरीबन उसी तरह का सीन है, जहां पे हर साल कोई ना कोई आता है और बोलता है अब भी ठीक करके देता हूं। ये इसको तकरीबन मेरे ख्याल से 10 साल हो गए हैं। बनता है, बारिश आता है, फिर टूट जाता है। मुकम्मल जो उस तरीके से नहीं बनता है जो आलातुल ये चलता रहे। गाड़ी पे सर बहुत असर पड़ता है। ये टायर जो है ना, ये टायर ख़त्म हो जाते हैं और इंजन आप खुद चले, आपने देखा है कैसा है। दूसरा ये कमानी के पट्टे हैं, बाकी जो है वो सब टूटते हैं इस रास्ते से। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग
जब यहाँ का रुख करने का पहले सोचते हैं तो सबसे पहले उनके जहन में ये आता है कि ये सड़क कितनी नाहमवार है। इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे आते हैं और एंजॉय करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना तवील ये ट्रैक है। वैसे तो बीच बीच में से भी टूटा हुआ है, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा ये ट्रैक कितना तवील है और कहां तक ये कच्चा है। कई बार ये सड़क बनी है, कई बार ये टूटी है, कई बार बारिशें हुई है और ये सड़क बहा के ले गई है। तो अब नजरे करम इधर भी कि एक बार इस सड़क को बना ही दे, क्योंकि अब यहाँ पे ना सिर्फ लोकल बल्कि फॉरेन टूरिस्ट भी भरपूर आ रहे हैं। मगर सड़क को छोड़कर आसपास के मनाजिर बड़े दिलफरेब हैं। कहीं हरे भरे पहाड़ हैं और कहीं ये पिकनिक पॉइंट। हर साल हजारों लाखों सैयाह गोरख हिल स्टेशन का रुख करते हैं और अपना वीकेंड यहां पे एंजॉय करते हैं, लेकिन बहुत सौ को शायद ये नहीं पता कि गोरख हिल स्टेशन के आसपास भी ऐसी बहुत सी जगह हैं जो कि बेहतरीन पिकनिक स्पॉट्स बन सकती हैं, जहां पे लोग आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी ही एक जगह ये खूबसूरत सा छोटा सा डैम है, जहां पे मैंने तो सोच लिया है कि अगली बार जब मैं गोरख आऊंगा तो मैं यहां आऊंगा, रात में कैंप लगाऊंगा, टिक्के बनाऊंगा और एंजॉय करूंगा, क्योंकि ये है सोरीख डैम। गोरख पहुंचते पहुंचते सूरज डूब चुका था, लेकिन बॉनफायर का आगाज हो चुका था। बॉनफायर के सामने ये भाप उड़ाती चाय एंजॉय करते और आपके सर के ऊपर चांद और तारे बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहे होते हैं। गोरख हिल स्टेशन वाकईतन बहुत खूबसूरत है। अगर यहाँ पे आने वाली सड़क को मजीद बेहतर कर दिया जाए तो यकीनन ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सयाहती मकामात की फहरिस्त में पहले 3 नंबर पर लाजमी होगा। तो फिर हमें जिंदा रहने दो ऐ गोरख वालों। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। कहते हैं कि हर रात की सुबह होती है, और रात जब इतनी हसीन हो तो सुबह का दिलकश होना बनता है। वैसे तो शायद इतनी सुबह नहीं हुई है, लेकिन हमारा उठने का टाइम हो गया। रात बड़ी अच्छी थी, रात बड़ी खूबसूरत थी। अब आपको दिखाते हैं कि सुबह कितनी शानदार होने जा रही है। ये है सिंध का मरी गोरख हिल स्टेशन और ये इसकी सुबह। एब्सोल्युटली वंडरफुल, एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। और सुबह होते ही अब
गोरख की रौनकें शुरू होंगी, रंग गोरख बिखर जाएगा और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह गोरख हिल स्टेशन पे वीकेंड पे लोग एंजॉय करने आते हैं और क्या मनाजिर होते हैं। कमाल कमाल कमाल। गोरख आए और आप सुबह के उठने से पहले ना उठे तो फिर आप नहीं आए, क्योंकि यहाँ का सबसे खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का सनराइज और यहाँ का सनसेट। और मैं तो अभी जागा हूँ, मुझसे पहले भी कई लोग जागे हुए थे जो स्टार गेजिंग कर रहे थे, लेकिन जब उफक पे सूरज नमूदार होता है और यहाँ पे लाली छाने लगती है तो मैं क्या ही बताऊं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं। गोरख हिल्स का माहौल बड़ा मजेदार है। यहाँ जो आता है तारीफ किए बिना रह नहीं पाता है। लोग बोलते हैं सिंध का मरी, सिंध मरी वरी थोड़ी है, गोरख हिल नाम अच्छा है भाई, मरी से क्यों मिला दो। बहुत महंगा है मरी, उसके मामले में तो सस्ते में बहुत अच्छा है यहाँ पे। हर चीज वही जो कराची वाले रेट है वही यहाँ पर रेट। बच्चे चाहे 2 दिन का हो, चाहे 2 साल का हो, या बुढ़ा 80 साल का, वो सब यहाँ पर आए। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, ना इतना ठंड है ना इतना गर्मी है, बेहतरीन माहौल है। मैं भी डर गया था और मैं बहुत टेंशन में था कि यार ये 90 डिग्रीज के ऊपर गाड़ी कैसे चढ़ेगी। यहाँ के जो 4x4 जीप पे बड़ा बेहतरीन चलाते हैं, स्मार्ट ड्राइवर है। ऑफ रोड काफ़ी है, उसको इम्प्रूव होना चाहिए ताकि जो है काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे इजीली पहुँच सके। सारी दुनिया भुलाए बैठा हूँ, ये न पूछो कि हमको प्यार नहीं। नाश्ता वगैरह कर लिया है और नाश्ता करते हमने कुछ बच्चों को पकड़ लिया है। कराची मॉडल कॉलोनी से आए हुए हैं ये लोग। वकास कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास, मुझे ये बताएं कि आप लोग रात में कमरों में नहीं कैंप्स में रुके थे? जी कैंप्स में रुके थे। तो कैंप्स में रुकने का क्या पहली बार रुके? जी फर्स्ट टाइम। तो कैंप्स में रुकने का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? कैंप्स में रुकने का एक्सपीरियंस अच्छा था और ऐसी जगह पे आते हैं तो कैंप्स में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ यार, ये तुमने अच्छी बात की है। अच्छा ये अब आपका नाम उरूसा। तो कैसा माहौल था, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? माहौल भी बहुत अच्छा था और हमारे यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है। लाइक ठंड बहुत थी रात में, क्योंकि कराची में यूजुअली इतना टेम्परेचर होता नहीं है और कैंप्स में रुकना लाइक हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा, थोड़ा बुरा भी रहा क्योंकि नींद भी सही नहीं आई ठंड की वजह से, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, माहौल भी बहुत अच्छा। ये बताओ कि इस तरह की जो ऊंचाई वाली जगह होती है अक्सर लोग जाते हैं वहाँ पे, तो व्यू तो बड़ा अच्छा आता है। जी व्यू बड़ा अच्छा आता है, लेकिन डर भी बड़ा लगता है। डर भी बड़ा लगता है और खाना भी अच्छा नहीं मिलता। तो मुझे बताओ यहाँ खाना कैसा था? मजे का खाना था, अच्छा था। क्या खाया तुमने? बिरयानी खाई थी दिन को। लोगों को मैसेज दें कि इतनी खूबसूरत जगह है, इतना अच्छा सनसेट होता है, इतना अच्छा सनराइज होता है, तो जब यहाँ पर आए तो ये कचरा ना फैलाएं। हाँ ये जगह अभी तो हम लोग जब आए थे तो बहुत ही साफ़ थी और सबको साफ रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी तो करनी ही चाहिए। क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान। आगे चलते हैं, नाश्ता वगैरह हो गया है। अब दिन जैसे जैसे ढलेगा वैसे वैसे शाम होगी। जब शाम होगी तो वो भी क्या गजब होगी, वो भी आपको दिखाता हूं। जहां आकर आप सब भूल जाते हैं, क्योंकि यहां है सुकून ही सुकून। तो थोड़ी सड़कें खराब हैं और थोड़े रास्ते नाहमवार, ऊंचाई भी है, लेकिन यही ऊंचाई तो गोरख हिल की खूबसूरती है और मजीद इसमें खूबसूरती हो सकती है। मजीद सयाह यहाँ आ सकते हैं। सहूलियात अगर मजीद बेहतर की जाए तो फिर पैरो कैमरामैन इरफान सीनियर वारो, बेयो कैमरामैन वारो इरफान जूनियर तिरमेजी,
हेली वारो जीशान के साथ समा वारो सैयद फैसल करीम, गोरख हिल स्टेशन। ज़बरदस्त। अब आप जाएं और जाके इस सिंध के मरी की या फिर सिंध के नथिया गली की सैर करें, क्योंकि जैसे लोग भी कह रहे थे ना कि बड़ा महंगा है मरी जाना और फिर वहाँ के एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा, होटल महंगे होते हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।